अच्छा, कुछ जनता ऐसे बोलती है कि केंद्र में बीजेपी सरकार है, अगर दिल्ली में भी बीजेपी सरकार हो जाए तो कामकाज सुचारू रूप से चलेगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे आप एक चीज बताइए, तो फिर एक काम ना करें, पूरे देश के अंदर ही बीजेपी कर देते, फिर राज्यों में अलग सरकार की जरूरत क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर के लिए सारे सीएम बराबर हैं। ये तो ये पॉलिटिकल गेम है कि जी वो दोनों होंगे तो होंगे। आप मुझे अब एक चीज बताइए। वो बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बन जाएगी, बहुत तेज गति से कामकाज होगा। तो मुझे आप एक चीज बताइए, आज यूपी में डबल इंजन की सरकार है? एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूँ, आप दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल चले जाइए, वहां पे जाके ओपीडी के बाहर खड़े हो जाइए, सुबह 5:30, 6:30, 7 बजे से पर्चे बनने चालू होते हैं। आप रैंडमली चेक कर लो, उसके अंदर नोएडा, गाजियाबाद के कितने पर्चे बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? जब डबल इंजन की सरकार है तो जो यूपी का आदमी है उसको दिल्ली आके इलाज कराने की जरूरत क्या है? परेशानी में पानी एक बड़ी समस्या है, लाइट एक बड़ी समस्या है, आरडब्ल्यूएस के अंदर, सोसाइटीज के अंदर आरडब्ल्यूएस को खुद पैसे इकट्ठा करके अपने बूम बैरियर्स, अपने रोड, अपने पार्क्स को मेंटेन करना पड़ता है, बल्कि वो जिम्मेवारी विधायक की है। नेक्स्ट 5 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं हसन रजा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के विश्वास नगर के गलियों में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं। उनसे एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली के चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है, उनके मुद्दे क्या क्या है, इस बार जब वो वोट देने जाएंगे तो क्या देखकर वोट देंगे, इसके साथ ही वो एक एमएलए में क्या गुण देखते हैं। मेरा नाम विनीत है, सीए विनीत है। अच्छा, ये बताइए कि विश्वास नगर में क्या माहौल लग रहा है? विश्वास नगर में दीपक भाई का बहुत अच्छा माहौल है, और जैसे हमारा दीपक भाई से संबंध है, एक पारिवारिक संबंध, एक भाईचारा और दोस्ती वाला संबंध है, वैसा ही संबंध मुझे लगता है कि जिससे जो भी लोग दीपक जी से मिल रहे हैं, हर कोई यही रिपोर्ट दे रहा है कि दीपक भाई हमारे भाई हैं और हम भाई को, बेटे को वोट देंगे। ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी नेता को वोट देना है। दीपक भाई के आने से ऐसा हो रहा है कि किसी बेटे को वोट देना है, किसी भाई को वोट देना है। अच्छा, यहाँ के लोग दीपक जी को इतना क्यों चाह रहे हैं? दीपक जी का जो नेचर है ना, वो अलग है। वो लोगों की परेशानियां समझते हैं, वो जहाँ रहे हैं, पले बड़े यहीं पे हुए हैं। अच्छा, परेशानियां समझते हैं तो उसमें क्या करते हैं वो फिर? वो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जब कोरोना हुआ था तो कोरोना में उन्होंने खाने के पैकेट, जब लोग घर से बाहर निकलने के लिए डर रहे थे, वो अपनी गाड़ी में खाने के पैकेट डालते थे रोज, और रोज हजारों लोगों को खाने के पैकेट्स, राशन किट्स, पीपीई किट्स, बेड्स की सुविधा करवाने के लिए किसी को फोन करना है, वो सब काम उन्होंने करा है। ये एक एग्जाम्पल है ओनली। ऐसे काम इनके परिवार हर कोई करता रहता है, इनके पिताजी, इनके भाई, इनकी भाभियां। आप मंदिरों में, आसपास के मंदिरों में पूछेंगे, आसपास के समाज से पूछेंगे, तो किसी ना किसी रूप में इन्होंने कभी ना कभी एज अ सपोर्ट स्टैंड, एज अ पिलर खड़े रहे हैं। तो वो ही आगे लेके चल रहे हैं कि वो अब एक पावर साथ में आ जाए, तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर और राइट साथ में आ जाते हैं तो लोगों की और हेल्प कर पाएंगे वो। अच्छा, दीपक सिंगला जी के मुकाबले में ओम प्रकाश जी खड़े हैं, जो कि 3 बार से विधायक है, तो क्या उन्हें वो टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल टक्कर दे ही रहे हैं, टक्कर दे पाएंगे, टक्कर दे रहे हैं। इस बार हम जीत के आएंगे, दीपक भाई की जीत के आएंगे, और बिल्कुल पर्चे में लहराएंगे। ओपीजी इस बार टक्कर में नहीं है। आप जिस मर्जी से पूछ लीजिए, नॉर्मल जो किसी चलते फिरते लोग, चलते लोगों से पूछेंगे, अगर वो ओपीजी के पास काम करवाने गए हैं तो काम तो हुआ ही नहीं, बात भी नहीं हुई। क्यों, ऐसा क्यों नहीं? ऐसा मैंने सुना है, ऐसा मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि उनका नेचर ऐसा है कि वो लोगों को ये कहते हैं कि भैया जब वोट आए जब मांगेंगे, जब देखेंगे, तेरे से बात करेंगे। तो वो काम करते हैं या नहीं करते हैं इस एरिया में? काम नहीं, कोई यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो एक विधानसभा विधायक को काम करना चाहिए था, ऐसा कोई काम नहीं हो रखा। आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं उठाया गया उनके द्वारा जिसमें इस विधानसभा के लिए उन्होंने कोई मुद्दा उठाया हो कि मेरे को अपनी विधानसभा में ये काम, ये रोड लेके आना है, ये पुल लेके आना है, ऐसा करना है। वो केवल और बातें करते रहते, विधानसभा में झगड़ते रहते हैं, लेकिन ये बात नहीं करते कि मेरे को अपनी विधानसभा के लिए ये फंड चाहिए और ऐसे करना है, वैसा करना है। अच्छा, विश्वास नगर की जनता की क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या समस्या है? विश्वास नगर की जनता की परेशानियों में पानी एक बड़ी समस्या है, लाइट एक बड़ी समस्या है, आरडब्ल्यूएस के अंदर, सोसाइटीज के अंदर आरडब्ल्यूएस को खुद पैसे इकट्ठा करके अपने बूम बैरियर्स, अपने रोड, अपने पार्क्स को मेंटेन करना पड़ता है, बल्कि वो जिम्मेवारी विधायक की है। क्योंकि आरडब्ल्यूए ऑलरेडी एक टैक्स, मतलब जो मेंबर्स हैं वो टैक्स दे रहे हैं, उस टैक्स के पैसे से उनका काम होना चाहिए था। ऐसे ही और बहुत सारे काम हैं जो नहीं हो रहे हैं और जो होने चाहिए। यहाँ पे भी आपको ट्रैफिक की समस्या दिख रही है, तो हो सकता है नए पुल बने। आपको यहाँ दिख रहा है कि पानी की समस्या है, तो हो सकता है नई लाइन चले। अच्छा, दीपक सिंगला जी क्या बोलते हैं कि अगर वो जीतते हैं तो क्या कुछ यहाँ पर काम करवाएंगे? अभी मैंने कल ही सुना था उनकी केजरीवाल जी की सभा में, उन्होंने कहा था कि जो 13 साल में
ओपीजी ने केवल 25 बोरवेल लगवा पाए, वो 13 हफ्तों में उन जगहों पे साफ पानी देंगे। तो पाइपलाइंस का काम करवाएंगे, वो रोड से काम करवाएंगे। शिक्षा में तो ऑलरेडी काम अच्छा हो रहा है जो बाकी विधानसभाओं में, तो वो भी इस विधानसभा में लेके आएंगे। अच्छे स्कूल बनवाएंगे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि RWS के अंदर बूम बैरियर्स, रोड्स, पार्क्स को मेंटेन करना, ये सब काम वो करने की इच्छा है। अच्छा, दिल्ली की जनता बोल रही है कि 10 साल हमने आम आदमी पार्टी को मौका दिया है, लेकिन इस बार हम किसी और पार्टी को मौका देना चाहते हैं। लोग बोल रहे हैं बीजेपी को मौका देंगे, इस पर आपको क्या कहना है? 10 साल मौका दिया तो 10 साल काम भी कराए। आप शिक्षा का और हेल्थ का जो सबसे बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, वो उन्होंने सबसे पहले पूरी करी है। ये बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी है। अगर आपकी अपनी शिक्षा अच्छी है और आपके पास हेल्थ अच्छी है तो आप जिंदगी में कुछ भी कमा सकते हैं। तो सबसे बेसिक नेसेसिटी पे काम करा गया और उससे हमारा यूथ डेवलप हुआ है। आप देखेंगे, अगर आप किसी भी एरिया में दिल्ली के अंदर आप एम्प्लॉय लेना चाहेंगे, स्किल्ड एम्प्लॉय इजीली अवेलेबल है आपको। क्योंकि शिक्षा अवेलेबल है। आप एक सरकारी स्कूल के बच्चे से पहले एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि वो आके आपके ऑफिस में आके डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर डिजाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर पाए। आपने देखो मनीष सिसोदिया जी के प्रोग्राम था बिजनेस ब्लास्टर्स, उसके अंदर कई तरह के सरकारी स्कूल के बच्चे बिजनेस को लेके आए हैं, कई सॉफ्टवेयर बनाए हैं, कई एप्लीकेशन बनाए, कई प्रोडक्ट्स बनाए। तो वो जब लोग एक्चुअल में देश के विकास में हाथ बढ़ाएंगे तो देश का विकास तब होगा। जी, तो यूथ को उन्होंने आगे बढ़ाया है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक कुमार गुप्ता है। राधे राधे जी, आपको क्या लग रहा है, क्या इस बार विश्वास नगर की जनता दीपक सर पर विश्वास कर पाएगी? देखिए, मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि मैं तो यहाँ का वोटर नहीं हूँ, मैं तो लक्ष्मी नगर का वोटर हूँ। तो जहाँ तक बात रही दीपक जी की, तो दीपक सिंघल जी के बारे में जितना मैंने विश्वास नगर के लोगों से सुना है, क्योंकि मेरे IP एक्सटेंशन में भी रिलेटिव रहते हैं, प्रीत विहार में भी रहते हैं, आनंद विहार में भी रहते हैं, तो उनके मुंह से जो मैंने सुना है कि कहीं ना कहीं दीपक सिंघल जी को लेकर के यहाँ की जनता का एक विश्वास जागा है। क्योंकि 12 साल से यहाँ ओपी शर्मा जी थे, वो बीजेपी के कैंडिडेट भी रहे, बीजेपी की तरफ से विधायक भी रहे, और जनता ने उन्हें चुन के भेजा। ऐसा नहीं कि बिना चुन के आए, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस में ना खरे नहीं उतर पाए। तो जनता को ये लग रहा है कि भाई जब एक आदमी को हमने 12 साल मतलब 3 बार मौका दिया है, तो एक नया युवा चेहरा आ रहा है, तो बदलाव और परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की जनता इस बार पूरा मौका देने के मूड में है, चाहे वो पढ़ा लिखा तबका हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो क्लस्टर कॉलोनी हो। इस बार मुझे रुझान मैं देख रहा हूँ। मैं यहाँ का वोटर नहीं हूँ, मैं तो लक्ष्मी नगर का हूँ। मैं तो यहाँ से निकल रहा था, स्कीम देखी मैंने तो मैं भी रुक गया। मैंने कहा राम जी का प्रसाद यहाँ से मैं भी लेता हुआ जाऊँ, तो इसलिए मैं रुका हूँ। अच्छा, कांग्रेस की बात करें तो वो भी चुनावी मैदान में दमखम से चुनाव लड़ रही है, क्या माहौल लग रहा है उनके पक्ष में, खिलाफ? देखिए, दिल्ली के अंदर कांग्रेस के अंदर जब शीला दीक्षित जी थी तो कांग्रेस का एक अलग ही जज्बा था, अपना एक अलग ही रुतबा था। लेकिन पिछले 10 साल में कांग्रेस ने धरातल के ऊपर अपने आप को बुनियादी रूप में कहीं खड़ी नहीं कर पाई है। कांग्रेस मेहनत कर रही है आने की, उम्मीद है, मुझे लगता है कि 1 या 2-3 सीटें कांग्रेस निकाल सकती है। निकलेगी नहीं निकलेगी वो तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन ग्राउंड पे अभी कांग्रेस का बेस वैसे नहीं है जैसे कि एक पार्टी का होना चाहिए। और बीजेपी के पक्ष में माहौल लग रहा है या नहीं लग रहा है इस बार? देखिए, बीजेपी के पक्ष के माहौल की तो बात यह है कि ठीक है भाई, 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एंटी कन्वेंसी तो रहती है। मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार जो फुल मेजॉरिटी है आम आदमी पार्टी की, वो हो सकता है कहीं ना कहीं एक छोटा सा अपोजिशन सामने आए। और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, देश में अपोजिशन होना भी एक अच्छी बात है, उससे सरकार बहुत अच्छी और सुचारू रूप से चलती है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि सरकार बनेगी तो आम आदमी पार्टी की, जो लग रहा है माहौल से। अच्छा, इस बार अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो आप बताइए कि कहाँ फोकस करना चाहिए इस सरकार को? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार अगर बनती है तो मैं एज अ वोटर और एज अ दिल्ली सिटीजन मैं दिल्ली की जनता से ये अपील करूंगा कि इस बार दिल्ली की जनता वोट डालने के संग संग उस वोट के संग दिल से अपील ये करे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा ना मिलना हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान है। उसका सफर हम कर रहे हैं एज अ वोटर और एज अ सिटीजन ऑफ दिल्ली। तो सबसे पहले पूर्ण राज्य होना बहुत जरूरी है, जिससे ही जा करके कोई भी जो सीएम बनेगा, चाहे आम आदमी का बने चाहे बीजेपी का बने, कोई भी जो सीएम बनेगा, जब तक उसमें पूर्ण पावर नहीं आएगी वो अपने डिसीजन नहीं ले सकता, वो ब्यूरोक्रेट्स को नहीं संभाल सकता। आज अफसरशाही दिल्ली में ज्यादा हावी हो चुकी है, उसका भी एक कारण है कि जिसकी वजह से कामों में नुकसान हो रहा है। और कहीं ना कहीं उन चीजों को देखते हुए, अब रही बात केजरीवाल जी की, अगर आम आदमी की सरकार आती है दिल्ली के अंदर, जो लग रही है, तो दिल्ली के अंदर वो शिक्षा में जो 10 साल के अंदर चीजें रह गई हैं वो उस पर काम करेंगे। संग में इस बार उन्होंने खुद कहा है कि मैं इस बार दिल्ली में जॉब क्रिएशन पे काम करूंगा। जॉब क्रिएशन मींस गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहे, उनका मतलब है कि मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी
एक्टिविटीज, ऐसी इंडस्ट्रीज, IT पार्क टाइप कुछ ऐसा बनाए जिससे कि यहाँ जॉब क्रिएशन हो। यहाँ का बच्चा बेंगलोर जाके जॉब करता है तो उसके माँ बाप यहाँ पे अकेले रह जाते हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी जो दावा करती है कि हमें LG काम नहीं करने दे रही है, तो क्या इसमें कितना सच्चाई आपको लगती है? देखिए, मैं तो इसको इतना ही कह सकता हूँ जितना मैं जानता हूँ चीजों को, कि बात तो वो कह रहे हैं वो सही है। क्यों? क्योंकि दिल्ली 93 के अंदर एज अ स्टेट आई थी जब मदन लाल खुराना जी लाए थे। ठीक है, जब से स्टेट आदि बन के आई है तो बीजेपी ने भी राज करा है, कांग्रेस ने भी राज करा है, अब आम आदमी पार्टी राज कर रही है। लेकिन जो जब से 2014 के बाद से जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, कहीं ना कहीं मोदी जी की सोच को कह लो या किसी भी नजरिए को कह लो, जितने भी स्टेट्स के LG हैं जहां पे बीजेपी शासित राज्य नहीं है, वहां LG के रूप में ना होकर के अपने आप को एज अ प्रेसिडेंट रूल के तरीके से फोकस करते हैं। अब बंगाल चले जाओ, आप देखो वहां के LG को भी देखो आप, वो किस तरीके से बिहेव करता है। अब जहां जहां पे किस तरह से बिहेव करते हैं बताइए। आप देखिए ना, LG का रूल क्या होता है? LG का रोल होता है चीजों को देखना। जैसे हमारे देश की आज हमारे देश में प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट इज ऑलवेज ऑन द टॉप, फर्स्ट वुमेन ऑफ द कंट्री, बट प्राइम मिनिस्टर होता है जो देश को चलाता है, राष्ट्रपति उसको देखता है। लेकिन LG, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां अगर आप LG का रोल देखें तो LG की दखलंदाजी डे टू डे एक्टिविटीज में, एडमिनिस्ट्रेशन में जरूरत से ज्यादा है। और दिल्ली में तो सामने से दिखती है कि VK सक्सेना जी की जो इन्वॉल्वमेंट है वो इतनी ज्यादा है कि उसको देख करके कुछ कहना, मतलब मुझे खुद इस बात को लगता है कि LG की एक गरिमा होती है, एक पद होता है, उसका एक अपना प्रोटोकॉल है, उसको मेंटेन करना चाहिए और वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। अच्छा, कुछ जनता ऐसे बोलती है कि केंद्र में बीजेपी सरकार है, अगर दिल्ली में भी बीजेपी सरकार हो जाए तो कामकाज सुचारू रूप से चलेगा, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे आप एक चीज बताइए, तो फिर एक काम ना करें, पूरे देश के अंदर ही बीजेपी कर देते, फिर राज्यों में अलग सरकार की जरूरत क्या है? राज्यों की सरकार अलग क्यों बनानी है? फिर एक ही आदमी को रख दो ना। फिर तो मतलब यहाँ पे तो US वाला रूल लाना चाह रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता है। देखिए, केंद्र है, केंद्र बाप है, स्टेट सब बच्चे हैं। अब स्टेट में अगर 12 बच्चे हैं, उसके तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते ना जी, बाप तो एक ही रहेगा ना। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए सारे CM बराबर हैं। ये तो एक पॉलिटिकल गेम है कि जी वो दोनों होंगे तो होंगे। आप मुझे अब एक चीज बताइए, वो बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बन जाएगी, बहुत तेज गति से कामकाज होगा। तो मुझे आप एक चीज बताइए, आज यूपी में डबल इंजन की सरकार है? एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूँ, आप दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल चले जाइए, वहां पे जाके OPD के बाहर खड़े हो जाइए, सुबह 5:30, 6:30, 7 बजे से पर्चे बनने चालू होते हैं। आप रैंडमली चेक कर लो, उसके अंदर नोएडा, गाजियाबाद के कितने पर्चे बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? जब डबल इंजन की सरकार है तो जो यूपी का आदमी है उसको दिल्ली आके इलाज कराने की जरूरत क्या पड़ रही है, और वो भी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में? ऐसा नहीं है, ये सोच और नियत का खेल है। जो CM होता है उसकी सोच और नियत होगी तो काम होगा। और डबल इंजन की सरकार का मतलब है केंद्र सरकार केंद्र की सरकार है, उसका फर्ज बनता है कि उसकी अगर उस स्टेट में गवर्नमेंट उसकी पार्टी की है या नहीं है, लेकिन उसको उस CM को सपोर्ट करना चाहिए एज अ हेड ऑफ द कंट्री। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातें रखी। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं बोलूँगा, मुझे भास्कर जोशी बोलते हैं, मैं 62 साल का हूँ, उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले में गिरुखाल तहसील से बिलोंग करता हूँ, ये मेरा परिचय है। अब मैं कह रहा हूँ, जैसे डबल इंजन की सरकार के विषय में विषय है, अब लोग कहते हैं कि LG काम नहीं करने देता, कुछ बात सही है। वो जितने भी शासन और प्रशासन की फाइलें होती हैं, विकास और सुधार की, कर्मवाद करने की, उन फाइलों को अप्रूवल प्रेजेंट टाइम में LG देता है दिल्ली में। लोगों ने, केंद्र सरकार ने LG को अपना दिल्ली का हेड माना हुआ है, चुनी हुई सरकार को नहीं मानते हो। उनको कहते हैं ये बेकार के लोग हैं, कबाड़ी लोग हैं, आपदा लोग हैं, जबकि ऐसा है नहीं। जब जितनी भी फाइलें बनती है शासन प्रशासन को चलाने, विकास सुधार के चलाने के लिए, बजट फंड के लिए, उन फाइलों को LG हटा देता है, उसको गृह मंत्रालय ने भेजता नहीं साइन करके, फाइल ओके नहीं करने देता, टेंशन करता रहता है, आगे बढ़ाता रहता है, वो हो जाते, कैंसिल हो जाते हैं वो कामकाज। ये डबल इंजन की सरकार का परिभाषा हो गई। तो पहली बात। दूसरी बात है कि जितने भी पार्टियां वादे और ऐलान कर रही हैं, हम 2100 देंगे, हम 2500 देंगे, हम 2500 बुजुर्गों को देंगे, फलाने को देंगे, ऐसा आज तक हुआ नहीं, ना होगा। ये सिर्फ एक बार बीजेपी ने भी कहा था ना कि हम विदेश से जो ब्लैक मनी है स्विस बैंकों से भारत को लाएंगे, लोगों को पैसा देंगे, है ना। उस स्विस बैंकों से जब पैसा नहीं आया तो लोगों ने पूछा बीजेपी को, प्रधानमंत्री को, उन्हें कहा चुनावी जुमले थे, है ना, चुनावी जुमले बना दिए उन्होंने। मतलब इस तरह जब लोग पीछे पड़ गए उनके कि विदेश स्विस बैंकों में लोगों का ब्लैक पैसा है, उसको वापस क्यों ला रहे हो, और लोगों के खाते में 15 लाख रुपए क्यों डाल दो। उन्होंने कहा भाई हमने तो चुनावी जुमले लगा दिए थे, जबकि ऐसा नहीं है। अभी उन्होंने क्या कहा
कि हम 2500 रुपए महिलाओं को और बुजुर्गों को बीमारी की सुविधा और महिलाओं को होली दिवाली पे गैस सिलेंडर, ये सब चीजें वो प्रस्तुत कर रहे हैं जी। जबकि ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा कभी होता नहीं है, सिर्फ जुमले होते हैं ये। अच्छा।